Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, guys. I hope that you all are fine and doing great. My name is Michelle Fatima. My roll number is 62 and my instructor name is Ma'am Saddaf Javed. So today in this video, I am going to explain you about forensic science as an emerging field. So without wasting time, let's start this. These are some four pillars of my presentation that I'm going to explain you today. The first one is what is forensics? Second one is purpose of forensic science, scope of forensic science, and the last one is forensics and the criminal investigation. Start with introduction to a forensic science. What is forensics? Basically, forensic science is a scientific discipline which is related to the recognition, identification, and the analysis of physical piece of evidence by using the different natural scientific methods for the purpose of justice. लेट्स सपोज अगर हम बात कर लें कि किसी जगह क्रिमिनल एक्टिविटी हो गई, कोई क्राइम सीन हो गया, तो जब हम लोग वहाँ क्राइम सीन पे पहुंचेंगे तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है कि हमने वहाँ से पर्टिकुलर जो पीसेस ऑफ एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट करना होता है. आफ्टर कलेक्टिंग दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ एविडेंस वी हैव टू रिकॉग्नाइज देम, आइडेंटिफाई देम एंड एनालाइज देम. हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एंड एनालाइज these piece of evidences? We use different other natural scientific processes, like we use biological tools, we use chemical testing for the analysis of that particular piece of evidences. तो ये सारा अंडर आ रहा होता है फोरेंसिक साइंस के. क्योंकि एक तो हम लोग क्राइम को सॉल्व करने के लिए ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं, दूसरा फॉर द सेक ऑफ जस्टिस. तो ये सारा हमारा जो हम लोग ये सारा प्रोसेस करते हैं ये अंडर आता है फोरेंसिक साइंस के. पर्पस ऑफ फोरेंसिक साइंस. is the purpose of forensic science, why we use forensic science as a scientific discipline. तो जो इसका पहला पर्पस है वो ये कि वी यूज द फोरेंसिक टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर सिक्योरिंग एंड रिकॉर्डिंग द क्राइम सीन. जब कोई क्राइम सीन हो गया तो हम लोग फोरेंसिक्स की बहुत सी टूल्स और टेक्निक्स को यूज करते हैं ताकि हम लोग उस क्राइम सीन को सिक्योर कर सकें, उसे रिकॉर्ड कर सकें. हाउ कैन वी रिकॉर्ड दैट क्राइम सीन? हम लोग उसकी फोटोग्राफ ले सकते हैं, उसकी वीडियोज बना सकते हैं. Next one is collection and preservation of piece of evidences. When we secure and record all the crime scene, हमारा next step होता है कि हमने वहाँ से सारे जो किसी भी तरह के physical evidences वहाँ मौजूद है उनको collect करना है. जब हम उनको कलेक्ट कर लेते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने उनको एनालाइज करना है, उनको प्रॉपर केमिकल टेस्टिंग के थ्रू उस सारे पीसेस एविडेंसेस को प्रिजर्व करके एनालाइज करना है. उसके बाद क्या होता है कि हम लोग जब उनको एनालाइज कर लेते हैं तो हम लोग इस काबिल हो जाते हैं कि हम दो इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं. जिस तरह हम लोग पहचान जाते हैं कि ये पर्सन क्रिमिनल था और ये विक्टिम था. तो ये इससे हमारे पास हम लोग इस्टेब्लिश कर लेते हैं दो पर्सन्स की आइडेंटिटी जो उस क्राइम सीन पे मौजूद थे. नेक्स्ट क्या होता है कि हमारा जो बेसिक पर्पस होता है फोरेंसिक साइंस का, हम लोग क्या करते हैं बहुत सी टेस्टिमनी डिफरेंट फोरेंसिक टूल्स को हम लोग यूज़ कर रहे हैं ताकि हम उसको जो जिस जगह क्राइम हुआ हम लोग एक तो ये श्योर कर सके यहाँ पे ये क्राइम हुआ है, दूसरा हम जो उन दोनों क्रिमिनल और विक्टिम के दरमियान रिलेशनशिप है उसको भी बता सकें. तो दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ फोरेंसिक साइंस, दैट वाई वी यूज फोरेंसिक्स एज एन scientific discipline. The next heading which we discuss is the scope of forensic science. के forensic science का scope क्या है, ये कहाँ कहाँ applied होती है, इनके इसके कौन कौन से सब डिसिप्लिन हैं जो अलग अलग एप्लीकेशन रखते हैं और हेल्पफुल होते हैं कि हम लोग स्कोप बयान कर सकें फोरेंसिक साइंस का. तो आज हम कुछ चंद इसकी सब डिसिप्लिन की बात करेंगे और उनकी एप्लीकेशन की बात करेंगे. सो स्टार्ट द स्कोप ऑफ फोरेंसिक. These are some four subdisciplines of the forensic science that we discussed today. The first one is the forensic biology, second one is forensic odontology, the third one is forensic toxicology and the last one is forensic anthropology. तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इन सब डिसिप्लिन्स को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे अप्लाई होते हैं. वन इज दी फोरेंसिक और डीएनए बायोलॉजी. अब इसको नाम से हम लोग पता चल रहा है कि जो बायोलॉजी की टूल्स होंगी, कोई बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होंगे, उसको हम लोग अप्लाई कर रहे हैं फोरेंसिक्स में. तो हम लोग किस तरह अप्लाई करते हैं? हाउ कैन वी यूज बायोलॉजिकल टूल्स इन द फोरेंसिक्स? जिस तरह सपोज कोई क्राइम सीन हुआ, अगर हमें वहाँ से जो एविडेंसेस मिले हैं वो कोई बायोलॉजिकल सैंपल हुआ, जिस तरह ब्लड हो गया, वो सीमन हो गया या यूरन हो गया, ये बायोलॉजिकल सैंपल्स हमें अगर वहाँ से मिल गए तो हमने इनके एनालिसिस करना है बाय यूजिंग द टूल्स ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस. बायोलॉजिकल टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे फॉर द एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एविडेंसेस.
तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने उन एविडेंसेस को लिया, उनको एनालाइज किया बायोलॉजी की टेस्टिंग के ज़रिए या उसके टूल्स के टेक्निक्स के ज़रिए फॉर सॉल्विंग द क्राइम। तो ये आ जाता है कि हम लोगों ने बायोलॉजी की नॉलेज को अप्लाई किया फॉर सॉल्विंग द क्राइम। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये अंडर आता है फोरेंसिक बायोलॉजी या डीएनए बायोलॉजी के अंडर। द नेक्स्ट डिसिप्लिन इज द फोरेंसिक ऑडेंटोलॉजी, जो हम लोग डिस्कस करते हैं अंडर द फोरेंसिक्स। अब देखते हैं कि फोरेंसिक ऑडेंटोलॉजी क्या होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि क्राइम सीन से जो हमें विक्टिम की बॉडी मिली है या कोई एविडेंस मिला है ना, वो अनरिकॉग्नाइजेबल स्टेट पे है, हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे इजीली। तो क्या होता है कि फिर हम लोग कौन सी टूल्स या कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन के, वो सारी टेक्निक्स आती हैं अंडर द फोरेंसिक ऑडेंटोलॉजी। हम लोग फोरेंसिक ऑडेंटोलॉजी की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं कि जब जो हमारी बॉडी है वो अनरिकॉग्नाइजेबल स्टेट पे है और हमने उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, तो हम लोग उसकी टूल्स यूज़ कर रहे होते हैं। जिस तरह हम लोग लेट सपोज क्राइम सीन से जो विक्टिम की बॉडी मिली है वो टोटली जली हुई है, हम लोग पहचान नहीं पा रहे, तो हम लोग किस तरह ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा पर्सन था, उसके साथ हुआ क्या था, क्राइम सीन पे क्या क्या कौन कौन मौजूद थे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो बॉडी मिली हुई है उसके टीथ की अलाइनमेंट चेक करेंगे, उसके ओवरऑल माउथ का स्ट्रक्चर चेक करेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये पर्सन ये था, इसका जेंडर ये था और उसके साथ हुआ क्या था। तो ये सारा अंडर आता है फोरेंसिक ऑडेंटोलॉजी के। सब डिसिप्लिन ऑफ फोरेंसिक साइंस इज द फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। अब हम देखेंगे कि फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी क्या है। बेसिकली जो हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई क्राइम सीन हुआ है, तो वहाँ से जब जो हमें एविडेंसेस मिले हुए हैं, वो अगर वो बायोलॉजिकल सैंपल्स हैं, ठीक है, जिस तरह सपोज यूरिन है, सीमेन है, सलाइवा है, ब्लड है, तो हमने चेक करना है कि उस जो हमें सैंपल मिले हैं उनमें कोई आइदर इसमें कोई टॉक्सिक सब्सटेंस या कोई ड्रग्स तो नहीं प्रेजेंट। तो हमने अगर प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस और ड्रग्स को चेक करना है, एनालाइज करना है, तो वो सारा हम डील करते हैं अंडर द फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। जिस तरह कोई लेट्स सपोज कोई इंसिडेंट्स हुए, सेक्सुअल वायलेंस का कोई केस हो गया, पॉइजनिंग का कोई केस हो गया, तो जब हमने चेक करना है कि इस बायोलॉजिकल सैंपल में कहीं कोई पॉइजन तो नहीं था, कोई ड्रग तो नहीं था जिसमें जो पर्सन ने इनटेक किया तो उसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ, तो हम लोग ये सारा कुछ डील करते हैं अंडर द फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। आगे कर सकते हैं, पहला हमारे पास यूरिन है जिसे हम बायोलॉजिकल सैंपल पे लेते हैं, दूसरा हमारे पास है ब्लड, द थर्ड वन इज हेयर सैंपल। अब हम पहले देखते हैं कि यूरिन को हम किस तरह एज बायोलॉजिकल सैंपल लेते हैं और वो किस तरह हेल्पफुल होता है फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में ड्रग की जो प्रेजेंस है उसको डिटर्मिन करने के लिए। हमें पता है कि जब हम कोई पर्सन ने किसी ने इनटेक किया होगा, ड्रग का इंसिडेंट हुआ, तो उसने अगर उसमें ड्रग ने इनटेक किया होगा, तो जो ड्रग की कंसंट्रेशन होती है ना, वो यूरिन में काफ़ी देर के लिए स्टे करती है, काफ़ी टाइम के लिए वो वहाँ स्टे कर देती है। और जब हम उसको यूरिन को एज बायोलॉजिकल सैंपल लेते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि इस पर्सन ने इस ड्रग का इनटेक किया हुआ था। नेक्स्ट हम अगर ब्लड की बात करें, तो ब्लड में भी काफ़ी टाइम के लिए जो हमारे पास ड्रग की जो डोसेज है या उसकी जो कंसनट्रेशन है ना, वो काफ़ी टाइम में ना हमारी ब्लड स्ट्रीम में या हमारे ब्लड में मौजूद रहती है, जिससे हम लोग ईजिली एनालाइज कर लेते हैं कि इस पर्सन ने इस ड्रग का इनटेक किया हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास हेयर सैंपल। अच्छा, हमें पता है कि हमारे हेयर होते हैं ना, वो कैपेबल होते हैं किसी भी मीडियम जो हमने इनटेक किया होता है ना, उनको रिकॉर्ड करने के लिए फॉर द लॉन्ग टर्म। जिस तरह हमने अगर ड्रग का इनटेक किया था, तो वो हमारी ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ हमारे हेयर के जो ग्रोइंग हेयर है उसके ज़रिए हमारे फॉलिकल्स में जाके रुक जाएगा, वहाँ स्टे करेगा। तो हम लोग हेयर सैंपल को जब एज बायोलॉजिकल सैंपल लेते हैं और उसे एनालाइज करते हैं अंडर द फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी और उसकी टूल्स के ज़रिए, तो हमें पता चलता है कि इस पर्सन ने इस ये ड्रग लिया हुआ था और उसकी डोसेज भी हमारे जो फॉलिकल्स हैं उसकी एनालिसिस से हम लोग ये भी पता कर लेते हैं कि ये ड्रग का इतना इसने अब्यूज़ किया है या इस कितनी डोसेज इसने यूज़ की है इस पर्सन ने। डिसिप्लिन है वो है फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी। अब देखते हैं कि फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो हमें ना क्राइम सीन से ह्यूमंस के रिमेन्स मिले होते हैं, मतलब कि हमें कोई ह्यूमन का स्केलेटन मिल गया, उसकी बोन मिल गई, तो हम लोग कैसे पता करेंगे ये कौन सा पर्सन, ये मेल था, फीमेल थी, सॉरी, तो उसके बाद ये इसकी एंसेस्ट्री, इसकी हाइट कैसे डिटर्मिन करते हैं। तो ये सारा कुछ डिटर्मिन करने के लिए हम लोग जो फोरेंसिक की जो टेक्निक या फोरेंसिक के जो सब डिसिप्लिन यूज़ करते हैं वो है फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी। इसमें हम लोग डिटर्मिन कर लेते हैं कि ये जो स्केलेटन है ये किसी मेल पर्सन का है या फीमेल का है। तो ये हेल्पफुल होती है हमें, स्केलेटन की एग्जामिनेशन से हम लोग उस पर्सन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उस पर्सन की बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी कर लेते हैं इजीली। डिटर्मिन करेंगे तो हम लोग सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स करते हैं, उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ एज इन फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी। अब हम किस तरह सेक्स को डिटर्मिन कर सकते हैं बाय यूजिंग द टेक्निक्स ऑफ फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, किस तरह एज को डिटर्मिन कर सकते हैं वो देखते हैं।
ये हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स बाय यूजिंग द टेक्निक्स ऑफ फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी। अब हम लोगों ने अगर सेक्स की डिटर्मिनेशन करनी है किसी भी स्केलेटन को लेके, तो हम वो डिपेंड करता है कि उस स्केलेटन में कितनी बोन प्रेजेंट है। ठीक है, एक तो उसकी बोन प्रेजेंस ऑफ बोन पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा ये कि उसकी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पे हम लोग डिपेंड कर रहा है कि किस तरह हम लोग सेक्स की डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। लेट्स सपोज जो हमें स्केलेटन मिला है, अगर उसकी जो मेल की हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हमें स्केलेटन मिला है, हमने ये देखना है कि ये मेल का है या फीमेल का है। तो क्या हम लोग ना उसकी पेल्विस की जो प्यूबिक आर्च है ना उसको चेक करेंगे, उसके बाद उसकी सैक्रम को चेक करेंगे। अगर प्यूबिक आर्च उसकी नैरो है और उसकी सैक्रम लॉन्गर है ना, तो ये एक मेल है। ठीक है, ये जो हमें स्केलेटन मिला है ये मेल का स्केलेटन है। नेक्स्ट, अगर उसकी जो प्यूबिक आर्च है वो शॉर्टर है और वाइड है, ठीक है, और जो उसकी सैक्रम वो बैक की तरफ पुश हुई है, तो ये एक फीमेल का स्केलेटन है। इससे हम लोग क्या होता है कि फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी के जरिए हम लोगों ने उसके स्केलेटन को देख के बता दिया कि ये मेल है या फीमेल है। नेक्स्ट है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ एज, कि हम लोग एज को कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं किसी पर्सन की। तो जो डिटर्मिनेशन ऑफ एज होती है ना, ये डिपेंड कर रही होती है कि ये जो हमें स्केलेटन मिला है, ये हमने पहले ये देखना होता है कि जो स्केलेटन मिला है आइदर ये किसी चाइल्ड का स्केलेटन है या किसी अडल्ट का स्केलेटन है। तो ये हम लोग किस तरह डिटर्मिन करते हैं कि हमने बताना है कि एज उसकी कितनी थी, अंडर 21 हुआ ना, तो हम लोग उसकी टीथ की अलाइनमेंट चेक करते हैं, उसके माउथ का ओवरऑल स्ट्रक्चर चेक करते हैं। तो जब हम लोग वो एग्जामिन कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है अगर वो 21 के अंडर आ रहा है तो वो एक चाइल्ड का स्केलेटन था, अगर उसके 21 के बाद आया तो वो एक अडल्ट पर्सन का स्केलेटन था। तो इससे हम लोग एज की डिटर्मिनेशन भी काफ़ी हद तक हमें पता चल जाती है कि इस स्केलेटन जो ये पर्सन का स्केलेटन है इसकी क्या एज थी। लास्ट जो हमारे पास जो हेडिंग है वो है फोरेंसिक्स एंड द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। पहले हमने कुछ सब डिसिप्लिन पढ़े, अब हम देखेंगे कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में बेसिकली फोरेंसिक का क्या रोल है, कौन से एविडेंसेस होते हैं जिसको हम लोग इजीली मतलब फोरेंसिक्स के अंदर उनको अंडरस्टैंड करते हैं, उनको डील करते हैं। So the first is the trace evidences, then cyber evidences, and the last one is impression and pattern evidences. These are some kind, या हम लोग कह सकते हैं कि कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं जिनको हम लोग फोरेंसिक्स और क्रिमिनोलॉजी दोनों में डील कर रहे होते हैं। ट्रेस एविडेंसेस अब क्या हो सकते हैं कि कोई भी हमारे जो जिस तरह हमारे पास हमारे हेयर हो गया, सॉइल हो गया, कोई गन शूट रेजिड्यू हो गया, फिंगरप्रिंट होगा, तो ये काइंड आती है हमारे पास ट्रेस एविडेंसेस की। तो हम इनको अलग से डील करते हैं, जब हमें ये क्राइम सीन से मिल जाते हैं तो इनके लिए हमारे पास फोरेंसिक में अलग अलग किस्म का एनालिसिस होता है, ताकि हम लोग क्योंकि हम लोगों ने पहले ही इनको डिवाइड किया होता है कि ये हमारे पास ट्रेस एविडेंसेस है, तो हम इजीली फोरेंसिक में इनको एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है साइबर एविडेंसेस। अब साइबर एविडेंसेस को बेसिकली डील किया जाता है साइबर फोरेंसिक्स में। ये साइबर एविडेंसेस क्या हो सकते हैं कि जब जो भी हमें एविडेंसेस मिले हैं क्राइम सीन से, वो ना डिजिटल मीडिया जैसे हों, जैसे कोई ड्राइव्स हो गई, कोई हार्ड डिस्क हो गई, कोई सीडी हो गई, तो ये सारे अंडर आते हैं साइबर एविडेंसेस के। और जब हमने इनको एनालाइज करना होता है तो ये सारा अंडर आ रहा होता है साइबर फोरेंसिक्स के, जिसमें हम लोग इन सब ये जो ड्राइव्स हैं, डिस्क है, ये हमें अगर एज ए एविडेंस मिले तो हम इनको डील करते हैं, इनको एनालाइज करते हैं साइबर फोरेंसिक के अंदर। द थर्ड वन इज द इंप्रेशन एंड पैटर्न एविडेंसेस। अब ये ऐसे एविडेंस होते हैं जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं ना, तो उनकी वजह से ना एक इंप्रेशन क्रिएट होता है या कोई सम काइंड ऑफ फोर्स क्रिएट होती है। जिस तरह सपोज विक्टिम और सस्पेक्ट के दरमियान जब कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही थी, तो जब वो आपस में कॉन्टैक्ट में आए तो एक फोर्स लगी जिसकी वजह से इंप्रेशन कुछ क्रिएट हो जाते हैं, कुछ पैटर्न क्रिएट होते हैं। तो उनको भी हम एज एविडेंस यूज करते हैं फॉर सॉल्विंग दैट क्राइम सीन। और उनको सॉल्व किस तरह कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले इनको डिवीजन की हुई है, तो हम इनको इजीली फोरेंसिक्स में आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं और एनालाइज भी करते हैं, जिससे क्राइम सॉल्व हो जाता है किसी हद तक। So it's all about my topic. Thank you so much for watching this video.